हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द क्लास। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है सब लोग बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम लोग पार्ट 2 लाए हैं चैप्टर 1 का, जो कि है आपका रियल नंबर्स। इसमें हम लोग अपरिमेयता, संख्याओं की अपरिमेयता को सिद्ध करेंगे। इसमें हम लोग जानेंगे कोई संख्या अपरिमेय कब होती है, कैसे सिद्ध करते हैं। ठीक है, इसमें आपका क्या है, इसमें सबसे पहले आपको एक थ्योरम पता होनी चाहिए। थ्योरम क्या है? थ्योरम आपकी है, जैसे आपकी कोई संख्या है, मान लीजिए 100 को आप 10 के स्क्वायर के रूप में लिए, तो 100 जो है आपकी वो 2 से डिवाइड हो जाएगी, है ना। तो 100 को आप ऐसे लिख लीजिए कि 10 का स्क्वायर 100 हो गया। ये आपकी संख्या 2 से डिवाइड हो जाती है, ठीक है। तो इसमें आप यहां पर 10 लिखेंगे तो 10 भी 2 से डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। तो आपकी जो प्रमेय है वो ये कहती है कि यदि कोई अभाज्य संख्या किसी संख्या के स्क्वायर को विभाजित करती है तो वह उस संख्या को भी विभाजित करेगी। यही आपकी थ्योरम है। बहुत काम की थ्योरम है, अभी आपकी आगे यूज होगी। इसको हम अभी और डिटेल में आपको बताते हैं। अब आपका थ्योरम आपको समझ में आ गई, बस आप लैंग्वेज देख लीजिए। उसकी लैंग्वेज है आपकी, यदि कोई अभाज्य संख्या p, यदि कोई अभाज्य संख्या p, एक हमारी अभाज्य संख्या है p, यदि कोई अभाज्य संख्या p किसी संख्या के वर्ग को मतलब a स्क्वायर को, यदि कोई अभाज्य संख्या p किसी संख्या के वर्ग को विभाजित करती है तो वह a को भी विभाजित करेगी। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब यह है कि माना हमारी कोई अभाज्य संख्या एक p है। p हमारी कैसी संख्या है? अभाज्य संख्या है, ठीक है। जैसे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, ये हमारी अभाज्य संख्या है। तो माना कोई p हमारी एक अभाज्य संख्या है और हमारी एक संख्या है कोई a स्क्वायर। यदि p हमारा a स्क्वायर को डिवाइड कर देती है तो p जो संख्या हमारी है वो a को भी डिवाइड करेगी। समझ में आया आपको? यदि हमारी कोई अभाज्य संख्या p किसी संख्या के वर्ग को विभाजित करती है तो वह a को भी विभाजित करेगी। मतलब यहां पर यदि वो a स्क्वायर को डिवाइड कर सकती है तो वो a को भी डिवाइड करेगी। वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितने भी आगे आपके न्यूमेरिकल होंगे, अपरिमेय वाला की सिद्ध कीजिए, ये संख्या अपरिमेय, √3 अपरिमेय है, तो वहां पर यही कॉन्सेप्ट लगेगा। इसी को बेस मानकर हम लोग आगे सिद्ध करेंगे। देखते हैं कैसे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कोई संख्या परिमेय होती है तो उसके क्या गुण होते हैं, कोई संख्या परिमेय होती है तो उसके क्या गुण होते हैं। देखिए, आपको हमने बताया था कि यदि कोई संख्या परिमेय होती है तो उसकी प्रॉपर्टी होती है कि उसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है, और q जो है 0 नहीं हो सकता। p व q इंटीजर्स होते हैं और p q को प्राइम नंबर्स होते हैं। पिछले वीडियो में हमने सारी चीजें बहुत डिटेल में समझी थी। अब परिमेय संख्या कब होती है? जब उसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। जैसे आपका √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, ये सारी, और पाई हो गया, ये सारी हमारी अपरिमेय संख्या है। जैसे आपका जो एग्जाम में यहां से एक 4 नंबर का क्वेश्चन आता है कि सिद्ध कीजिए √2 एक अपरिमेय संख्या है, √3 आपकी अपरिमेय संख्या है। 4 नंबर का क्वेश्चन आपके एग्जाम में एकदम फिक्स होता है, ठीक है। तो आपका जो क्वेश्चन एग्जाम में आता है वो इस प्रकार से आता है, सिद्ध करो कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। इररेशनल नंबर है। देखिए, आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो यहां से 3 आपके एनसीईआरटी में एक √2 का एग्जांपल दिया है, √3 का दिया है, √5 का दिया है। एक चीज आपको ध्यान रखनी है, जो केवल अब जैसे यहाँ पर होता है 2√2, 7√3, उनका सॉल्व करने का तरीका एकदम अलग है। अगर केवल √2 है, √3 है, केवल √5 है,
अगर इसमें से कोई आएगा तो ये जो हम लोग सॉल्व करेंगे अभी सेम ऐसे ही ये वाले तीनों सॉल्व होंगे। हम लोग आपको √3 वाला भी एक करके बताएंगे और √5 वाला भी आपको करके बताएंगे। ठीक है, ये दोनों भी आपको करके बताएंगे। सेम प्रोसेस होता है, बस √3 की जगह √2 हो जाएगा, √5 हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है, इसमें कुछ भी नहीं है। देखते हैं। अब हमसे कह रहा है सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमें सिद्ध करना है, तो हमने क्या किया, इसको √3 को हमने परिमेय संख्या मान लिया। परिमेय संख्या क्यों माना? क्योंकि अगर परिमेय संख्या मानेंगे और बाद में जाके वो परिमेय के गुण जो होते हैं उनको प्रदर्शित नहीं करेगा, तो हमें पता चल जाएगा ये परिमेय संख्या नहीं है। अगर परिमेय संख्या नहीं है तो कौन सी संख्या हो जाएगी? ऑटोमेटिक वो अपरिमेय संख्या हो जाएगी। तो यहां पर एक टर्म आता है प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन, यानी विरोधाभास। विरोध के आधार पर हम लोग जानेंगे कि ये संख्या अपरिमेय होती है। ठीक है, देखते हैं हम लोग। माना √3 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, हमने ये मान लिया है। ठीक है, अब जब ये √3 एक परिमेय संख्या हो गई तो परिमेय संख्या की कुछ प्रॉपर्टी भी होती है, सभी को पता है। ठीक है, तो परिमेय संख्या है तो इसे P/Q के रूप में लिखा भी जा सकता है। ठीक है, यहां पर P और Q आपके पूर्णांक है, इंटीजर है। Q आपका जो है वो 0 नहीं हो सकता। ठीक है, Q आपका 0 नहीं हो सकता। अच्छा, P और Q जो है आपके, P और Q में एक के अलावा कोई, यहां पर आप लोग A/B करके भी कर सकते हैं। ये जो कंडीशन है बहुत इंपॉर्टेंट है। PQ में एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। कॉमन फैक्टर। अच्छा, तो हमने ये लिख लिया। इसमें हमने क्या किया, दोनों ओर वर्ग कर दिया। दोनों ओर वर्ग कर दिया तो √3 का वर्ग हो जाएगा आपका 3, P/Q का स्क्वायर, P² अपान में Q²। Q² को हमने इधर भेज दिया और 3 को हमने इधर भेज दिया, तो Q² बराबर P² अपान में 3। इसका क्या मतलब है? समझने वाला चीज यहीं पे है। इस टर्म में आपको बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए जो हमने थ्योरम पीछे सिद्ध की थी उसमें यह था कि हमारी कोई P एक अभाज्य संख्या है, वो A² को अगर विभाजित कर रही है, P अगर A² को विभाजित कर रही है तो P जो है A को भी विभाजित करेगी, है ना। सेम वही चीज यहाँ पे 3 एक अभाज्य संख्या है, अगर 3 P² को विभाजित कर रही है तो 3 जो है वो P को भी विभाजित करेगी। ध्यान से सुनना, ठीक है। अगर 3 P को विभाजित करती है, देखिए अगर हमारा P² है, P² को हमारा 3 डिवाइड कर रहा है तो P को भी हमारा 3 डिवाइड करेगा। अब P को हमारा 3 कैसे डिवाइड कर सकता है? जैसे P है और P के अपान में 3 लिखा है तो डिवाइड कैसे करेगा? 3 को डायरेक्ट तो आप कर नहीं पाएंगे, तो इसका मतलब है P में 3 के फैक्टर है गुणनखंड। P जैसे 4 के गुणनखंड हम लोग लिखते हैं 2 × 2, 10 के गुणनखंड लिखते हैं हम लोग 2 × 5, तो ऐसे ही P के भी गुणनखंड हो जाएंगे। क्यों? P के गुणनखंड कैसे हो जाएंगे? जैसे 3 गुणे इस प्रकार से कुछ भी हो सकता है। तो हमारा यहां से P जो है, P हमारा 3 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब P में 3 का एक फैक्टर होगा कम से कम। अभी देखिए आपको समझ में आएगा। तो प्रमेय से यदि 3 P² को विभाजित करता है, 3 P² को विभाजित करता है तो 3 P को भी विभाजित करेगा, 3 P को भी विभाजित करेगा। ठीक है,
अब 3 जो है P को भी विभाजित करेगा, तो इसका मतलब है जब इससे ये डिवाइड होगा P, तो यानी 3P को आप 3 इंटू सी इस प्रकार से, इसमें और भी कई सारे 3 हो सकते हैं, लेकिन एक मिनिमम एक 3 तो होगा यहाँ पर, कम से कम एक 3 होगा, तभी तो ये 3 से डिवाइड हो पाएगा। तो अतः इसका मतलब क्या है, 3P को, अतः P को 3 के गुणनखंड, 3 के गुणनखंड, ये अभी समझाया था हमने आपको, अतः P को 3 के गुणनखंड फैक्टर्स के रूप में लिख सकते हैं। P बराबर 3C। आप यहां पर 3C 3M इंटू कई सारे और भी 3 ले सकते हैं, लेकिन मिनिमम एक 3 तो यहां पर होना ही चाहिए, आपका यही कॉन्सेप्ट है यहां पर। अब जब आपने Q, इसको देखिए Q स्क्वायर, P की जगह हमें रखना है 3C, तो 3C का स्क्वायर अपान में 3, Q स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर हो गया 9, C स्क्वायर अपान में 3, तो ये आपका आ गया है Q स्क्वायर बराबर 3C स्क्वायर। अच्छा, Q स्क्वायर बराबर आपका आ गया 3 स्क्वायर। यहां से आप लोग क्या कीजिए, 3 को यहां भेज दीजिए, Q स्क्वायर अपान में 3 इक्वल टू C स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, सेम वही जो थ्योरम है वही है यहां पर, कि यदि Q स्क्वायर को 3 विभाजित कर रहा है, यानी किसी संख्या के वर्ग को यदि कोई अभाज्य संख्या विभाजित कर रही है, तो वह उसको भी विभाजित करेगी, यानी 3 Q स्क्वायर बाई 3 है, तो यानी Q को भी 3 जो है डिवाइड करेगी। अब Q को 3 डिवाइड कर रहे हैं, इसका मतलब Q को भी 3 के गुणनखंड के रूप में लिखा जा सकता है ना। तो देखिए यहां पर भी सेम ये वाली लाइन जो है यहां पर भी लिखनी पड़ेगी, प्रमेय से यदि 3 Q स्क्वायर को विभाजित करता है, Q स्क्वायर को विभाजित करता है, यदि 3 Q स्क्वायर को विभाजित करता है, तो 3 Q को भी विभाजित करेगा, Q को भी विभाजित करेगा। है ना, ये हमारी थ्योरम ही कहती है कि यदि P A स्क्वायर बाई P, तो A बाई P भी होगा, हमारी थ्योरम कहती है ना। तो Q स्क्वायर बाई 3, तो Q बाई 3 भी होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा Q है, इसको भी 3 के गुणनखंड के रूप में 3C 3M, यहां पर भी आप ऐसे मान लीजिए, वहां पर C लिया था, यहां पर आप M ले लीजिए, यानी Q को भी हम 3 के गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं। हमारी थ्योरम यही तो कहती है। तो इससे हमारा हुआ क्या, यदि हम 3 को भी Q को भी 3 के गुणनखंड के रूप में लिख लिया, तो इससे जो हमने पहले माना था Q स्क्वायर बाई 3 बराबर C स्क्वायर, प्रमेय से 3 को Q स्क्वायर को विभाजित करता है, तो 3 Q को भी विभाजित करेगा। अतः P व Q में कम से कम 3 उभयनिष्ठ गुणनखंड है। ये लाइन कहां से आ गई, देखिए जब हमारा P स्क्वायर को 3 विभाजित कर रहा था, तो यहां पर भी हमने P को 3 के गुणनखंड के रूप में लिखा था, यहां पर भी हमारा Q स्क्वायर को 3 विभाजित कर रहा था, तो हमारी थ्योरम जो कहती है कि उसके अनुसार Q को भी 3 के गुणनखंड के रूप में लिख लिया। अतः P व Q में कम से कम 3 उभयनिष्ठ गुणनखंड है, और भी कई सारे हो सकते हैं, लेकिन 3 तो एक मिनिमम है ही। इससे हुआ क्या, यहां पर हमें पता चला कि P व Q में 3 उभयनिष्ठ गुणनखंड है, और यहां पर हमने माना है कि P व Q में एक के अलावा कोई गुणनखंड नहीं है। ये तो गड़बड़ हो गया।
हमने यहाँ पर माना कि पी क्यू में कोई गुणनखंड है ही नहीं एक के अलावा, और यहाँ पर हमें क्या देखने को मिला कि पी व क्यू में एक कम से कम एक 3 उभयनिष्ठ गुणनखंड है। ऐसा गड़बड़ क्यों हो गया, ऐसा विरोधाभास क्यों हो गया? ऐसा विरोधाभास इसलिए हुआ क्योंकि हमने √3 को एक परिमेय संख्या माना है, जबकि वास्तव में हम लोग जानते हैं कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? √3 एक अपरिमेय संख्या है। सबको समझ में आ गया? √3 है एक आपकी अपरिमेय संख्या, हमने इसको एक परिमेय संख्या माना है। इसी वजह से हमें जो है पी व क्यू में एक 3 उभयनिष्ठ गुणनखंड प्राप्त हो गया, जबकि अगर ये परिमेय संख्या होती, अगर वास्तव में परिमेय संख्या होती, तो यहां पर कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता। यहां पर आपको लिखना पड़ेगा, इससे इस तथ्य का विरोधाभास होता है। अच्छा, यहां पर देखिए, जब कोई संख्या होती है और उसमें एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होती है, तो वह संख्या कैसी होती है? सह अभाज्य संख्या होती है। कैसी संख्या होती है? सह अभाज्य। पीछे हमने आपको बताया था सह अभाज्य यानी को प्राइम। अगर किसी संख्या में एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, तो वह संख्या हमारी सह अभाज्य को प्राइम होती है। ठीक है, तो इससे इस तथ्य का विरोधाभास होता है कि पी व क्यू सह अभाज्य है, सह अभाज्य है। ऐसा हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है। गलत कल्पना हमारी क्या है कि √3 जो है हमारी परिमेय संख्या, ये हमारी गलत कल्पना है। अतः इससे हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। अतः इससे हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है इति सिद्धम। सभी लोगों को समझ में आया? नीचे हो सकता है आपको ये ना दिख रहा हो, तो इसमें लिखा है अतः पी व क्यू में कम से कम 3 उभयनिष्ठ गुणनखंड है। इससे इस तथ्य का विरोधाभास होता है कि पी व क्यू असहभाज्य हैं। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है। अतः इससे हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि √3 हमारी एक अपरिमेय संख्या है। बहुत अच्छे से सभी को समझ में आया होगा। अब जैसे मान लीजिए √3 की जगह पे √2 हो जाता, √5 हो जाता, सेम ऐसे ही होगा, बस 3 की जगह 5 आ जाएगा। ठीक है, सेम ऐसे हम आपको एक और करके बता देते हैं ताकि आपको और जो कॉन्सेप्ट है वो आपको और क्लियर हो जाए। एक में अगर कोई कमी रह गई हो तो अगले में वो कमी दूर हो जाए। ठीक है, ठीक है, ये आप लोग समझ लीजिए कि पी व क्यू में एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, तो वो संख्या क्या कहलाती है? सह अभाज्य संख्या कहलाती है। कल हमने ये सब आपको डिटेल में बताया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, सिद्ध करो कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या दिख रहा है आप लोगों को? हाँ, दिख रहा है, एकदम बढ़िया दिख रहा है। तो अब हमें सिद्ध करना है, सिद्ध करो कि √5 एक अपरिमेय संख्या है।
जैसे पिछला वाला किया था सेम वैसे ही आप लोग वीडियो को पॉज करें, एक बार अपने मन से करके देखें, फिर जहां पर आप रुके आपसे जहां पर ना हो पाए वहां पर से दोबारा देखें। ये क्वेश्चन आपको कम से कम अपनी कॉपी पे लिख लिख कर 3-4 बार करना होगा, तब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। लेकिन अगर आप एक बार थ्योरम को समझ लिए अच्छे से तो फिर इस क्वेश्चन में कोई दम नहीं बचती, फिर ये फ्री के 4 नंबर है एग्जाम में आपके लिए, ठीक है। तो हमने फिर भी इसको एक अपरिमेय संख्या मानना सिद्ध करना है, तो हम इसको एक मान लेते हैं परिमेय संख्या, और बाद में अगर परिमेय संख्या के गुणों में अगर ये फिट नहीं बैठता है तो ये ऑटोमेटिक एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी, ठीक है। तो हल इसका करते हैं, माना √5 एक परिमेय संख्या है। माना √5 एक कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। ये हमें मान के करना है। माना √5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है तो ये परिमेय संख्या की जो प्रॉपर्टी है उसमें फिट बैठनी चाहिए। परिमेय संख्या की प्रॉपर्टी है आपकी p/q, जहां पर p और q आपके इंटीजर हैं, पूर्णांक हैं, ठीक है। q आपका 0 नहीं हो सकता, और p व q में एक के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। एक के अलावा कुछ भी p व q में एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। जिस संख्या में एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता वो संख्या कैसी होती है हमारी? अतः p व q सह अभाज्य संख्याएं, सह अभाज्य कोप्राइम संख्याएं हैं, ठीक है। अच्छा, तो इसमें क्या किया, दोनों ओर वर्क करने पर दोनों ओर वर्क √5 का हो जाएगा 5, p का आपका हो जाएगा p², ये हो जाएगा आपका p/q का वर्ग हो जाएगा आपका p²/q²। q को इधर भेजिए, 5 को इधर भेजिए, तो q² बराबर हो गया आपका p²/5। अब यहां पर आपकी जो थ्योरम हमने बताई थी, पीछे प्रमेय पढ़ाई थी कि यदि p एक अभाज्य संख्या है और यदि p a² को विभाजित करती है तो p a को भी विभाजित करेगी। यानी क्या मतलब है उसका, यदि 5p² को विभाजित कर रहा है तो 5p को विभाजित करेगा। अच्छा, तो लिख लेते हैं, प्रमेय से 5 यदि 5p² को विभाजित करता है तो 5p को भी विभाजित करेगा, 5p को भी विभाजित करेगा। ठीक है। अगर 5p को विभाजित करेगा, जैसे 5 है हमारा, p को विभाजित कब करेगा? 4 को हमारा 2 विभाजित कब करता है? जब 4 में 2 का कोई गुणनखंड होता है तभी 2 से 2 करता है। 10 है हमारा, 10 2 को विभाजित क्यों करता है? क्योंकि 10 में 2 का एक गुणनखंड है, इसीलिए तो 2 को विभाजित कर रहा है। यानी कोई संख्या किसी से कब विभाजित होती है? जब उसमें उसका एक गुणनखंड होता है, ठीक है। तो इसी प्रकार से p 5 से विभाजित कब होगी? जब p में एक 5 का गुणनखंड होगा। मान लीजिए 5 के गुणनखंड है 5 × c, तभी तो ये 5 से विभाजित होगा। बस, कुछ बचा ही नहीं क्वेश्चन में। अतः p को 5 के गुणनखंड
के रूप में लिखा जा सकता है। अतः p को 5 के गुणनखंड के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, तो मान लीजिए p को हमने क्या लिख लिया, p को हमने लिख लिया है 5c 5m 5n 5q, कुछ भी लिख सकते हैं आप। तो हमने क्या किया यहाँ पर q स्क्वायर बराबर p की जगह 5c रख दिया, 5c का स्क्वायर अपान में 5 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर q स्क्वायर इक्वल टू 5c का स्क्वायर 25c स्क्वायर अपान में 5 से 25 को 5 टाइम्स गया, कट गया, तो q स्क्वायर आपका हो गया 5c स्क्वायर। अच्छा, यहां से पढ़ते क्या है, 5 को आप लोग यहाँ भेज दीजिए नीचे, तो क्या आ गया आपका c स्क्वायर बराबर q स्क्वायर अपान में 5। फिर से थ्योरम का यूज आ गया। थ्योरम हमारी कहती है कि यदि कोई संख्या है वो किसी के वर्ग को विभाजित करती है तो वो उसको भी विभाजित करेगी, यानी 5 जो है वो क्यों को विभाजित करेगी। ये वाली लाइन आपको फिर से लिखेंगे, क्या लिखना है, प्रमेय से यदि 5 क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है तो ये हमारी प्रमेय कहती है, ये हमने अपने मन से नहीं लिखा है, तो 5 क्यों को भी विभाजित करेगा। ठीक है, अच्छा, तो इसका मतलब क्या है कि क्यों को भी, अतः क्यों को भी 5 के गुणनखंड के रूप में लिखा जा सकता है। अब देखिए, क्वेश्चन आपका, आंसर आपका सॉल्व हो गया। यहां पर प्रमेय से हमें पता चला कि p स्क्वायर को भी जो है p को 5 के गुणनखंड के रूप में विभाजित किया जा सकता है। यहां पर भी हमें प्रमेय से हमारा निकल के आया कि q को जो है 5 के गुणनखंड के रूप में लिखा जा सकता है। ये क्यों लिखा जा सकता है, क्योंकि हमारा प्रमेय से ये निकल के आया है। ठीक है, जबकि हमने यहाँ पर क्या माना है कि p व q हमारे को प्राइम नंबर है, असहभाज्य नंबर है, मतलब उसमें एक के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है, उभयनिष्ठ गुणनखंड उसके नहीं है। लेकिन यहाँ पे हमारा क्या आया कि p का भी एक 5 के गुणनखंड आ गया, p का भी आ गया और q का भी हमारा एक गुणनखंड आ गया। तो ऐसा उल्टा क्यों हो गया, यहाँ पर हमने माना कि कोई गुणनखंड नहीं है और यहाँ पर हमारा गुणनखंड आ गया। ऐसा इसलिए आया है क्योंकि √5 है p का परिमेय संख्या, हमने मान लिया इसको परिमेय संख्या, इसी वजह से यहाँ पर विरोधाभास हो गया है। क्या हो गया है, विरोधाभास हो गया है, कॉन्ट्राडिक्शन हो गया है, हमने जो माना है उसका। क्यों हो गया, क्योंकि वास्तव में √5 एक आपकी अपरिमेय संख्या है, हमने परिमेय मान के किया है, इसी वजह से ये कॉन्ट्राडिक्शन हो गया है। कॉन्ट्राडिक्शन क्या हुआ कि p और q के 5 एक गुणनखंड आ गया, जबकि इसका कोई गुणनखंड होना ही नहीं चाहिए था। ठीक है, अतः p व q के कम से कम एक गुणनखंड, कम से कम एक गुणनखंड 5 है। ठीक है, यह विरोधाभास जो हमने अभी आपको एक्सप्लेन किया था वही आपको थ्योरी के रूप में लिखना है, तभी आपको एग्जाम में 4 नंबर मिलेंगे। ठीक है, यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना क्या है, हमारी गलत कल्पना है कि √5 एक परिमेय संख्या, ये हमारी गलत कल्पना है। यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना
के कारण प्राप्त हुआ है, प्राप्त हुआ है, ठीक है। अच्छा, अतः हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, इस कंक्लूजन पर पहुंचते हैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। यही हमें सिद्ध भी करना था। देखिए एक बार आपको फिर से बता देते हैं, इतना आपको समझ में आ गया था। अतः P व Q में कम से कम एक गुणनखंड 5 है, दिख रहा है हमें भी, लेकिन कोई होना नहीं चाहिए, इसके गुणनखंड कोई होने ही नहीं चाहिए एक के अलावा, लेकिन ये हुआ है। यह विरोधाभास, ये उल्टा पुल्टा क्यों हुआ है? यह हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है। गलत कल्पना हमारी ये है कि एक परिमेय संख्या है। अतः इससे हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि √5 जो है हमारी एक अपरिमेय संख्या है। ये हमारा सिद्ध हो गया। यही हमें सिद्ध कर, बहुत इजी होता है, आप लोग बहुत प्रॉपर वे में आपको कराया है। आप लोग एक बार इसको रजिस्टर पर अपने हाथ से लिखें, जहां पर आप भूल जाए इसको दोबारा से देखें, आपको समझ में आ जाएगा। थ्योरम आपकी यूज होती है, ये ऐसा जो आ रहा है ये सब थ्योरम से आया है, हम लोगों ने कुछ भी अपने मन से इसमें नहीं लिखा है, ठीक है। आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही √2 वाला बचता है, वो भी अब आप कर लेंगे। इसके दूसरे जो क्वेश्चन के फॉर्मेट है अभी आपको वो बताते हैं। जो अगले, अभी हमने आपको बताया जो अगले फॉर्मेट है क्वेश्चन के, वो प्लस वाले हैं, कि जैसे x प्लस √3, यहाँ पर कुछ हो सकता है, यहाँ पर इस प्रकार की अपरिमेय संख्या दी रहेगी। जैसे जैसे आपका मान लीजिए क्वेश्चन है, सिद्ध करो कि 3 + 2√5, ठीक है। आपका इस प्रकार से एक और क्वेश्चन हो सकता है, मान लीजिए यहाँ पर 2 नहीं होता, तो जैसे ये सॉल्व करेंगे उसमें 2 हटा देंगे। तो सेम इस फॉर्मेट के अगर यहाँ पर प्लस हो, माइनस हो, कि 5 - √3, 4 + √2, इस प्रकार के क्वेश्चन जो होते हैं इनका सेम प्रोसेस होता है सॉल्व करने का, सेम ये, बस इसमें ये आ गया, ये हम आपको कराए दे रहे हैं, तो ये आप ऑटोमेटिक कर लेंगे, ठीक है। तो इसमें हम लोग कैसे करेंगे देखते हैं। हल, माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय अच्छा, जब ये परिमेय संख्या है 3 + 2√5, तो इसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। कोई परिमेय संख्या कब होगी? जब वो P/Q के रूप में लिखी जा सकती है। यहाँ P व Q इंटीजर है, पूर्णांक है, Q आपका 0 नहीं हो सकता, और P व Q में एक के अलावा, सेम लाइन यहाँ पे छपती है हमेशा, P व Q में एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अच्छा, अगर किसी संख्या में एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होती है, तो वो संख्या कैसी कहलाती है? असहभाज्य, सह अभाज्य, को प्राइम नंबर कहलाती है वो। अतः P व Q सह अभाज्य, इसको आप सह अभाज्य बोलो चाहे असहभाज्य बोलो, सह अभाज्य, अतः P व Q सह अभाज्य को प्राइम संख्या है। अच्छा,
तो इसमें हम लोग एक चीज आपको पता, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आपको बता रहे हैं। जैसे आपका कोई फार्मूला होता है, जैसे आपने 9th में ये पढ़ा होगा v बराबर u प्लस ए टी, तो जो इसकी यूनिट होगी वही इसकी यूनिट होगी, वही इसकी यूनिट होगी। क्यों? क्योंकि सेम यूनिट वालों को ही जोड़ा या घटाया जा सकता है। जैसे आपका है 1 मीटर प्लस 3 किलो, इसको आप लोग जोड़ ही नहीं पाएंगे। जैसे आपसे बोले कि 1 मीटर दूरी और 3 किलो चीनी, इसका योग कितना होगा, तो आप कहेंगे इसको जोड़े नहीं, क्योंकि इसकी यूनिट मीटर में है और इसको किलोग्राम में लिखा गया है, तो इसको आप लोग जोड़ ही नहीं पाएंगे। इसी प्रकार से ये इस प्रकार से होता है 1 मीटर प्लस 5 सेंटीमीटर, इसको तो हम लोग जोड़ लेते हैं, इसको सेंटीमीटर को मीटर में बदल के हम लोग जोड़ लेते हैं। लेकिन इसको कैसे जोड़ोगे, ये मीटर में है, ये किलोग्राम में है, तो इसको आप लोग नहीं जोड़ पाओगे। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना, जो हमारा जैसे ये है v बराबर u प्लस ए टी, v क्या है, वेलोसिटी है, ये भी वेलोसिटी है, और इसकी भी यूनिट जो है सेम आएगी, इसकी यूनिट, इसकी यूनिट, इसकी यूनिट, क्योंकि ये प्लस माइनस, अगर यहाँ पर प्लस माइनस है तो इन सबकी यूनिट जो है सेम होंगी। सेम चीज यहां पे होगी। देखिए अगर p बाई क्यू एक परिमेय संख्या है तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं, यहां पर 3 को उधर भेज देते हैं, तो यहां पर बच जाएगा आपका 2√5 इक्वल टू p बाई क्यू माइनस 3। फिर इसको और सिंपल करेंगे, √5 इक्वल टू p बाई 3 p बाई क्यू माइनस 3 इंटू, और ये वाला जो आपका है 2 इधर जाएगा तो 1/2। सबको समझ में आया? यहां पर तो कुछ किए नहीं, बस ये वाला जो था 2 हमने इधर भेज दिया, और 2 आपका इस प्रकार से जाएगा। ठीक है, अब यहां पर आपको हमने अभी सिद्ध किया था कि √2, √3, √5 कैसी संख्या है हमारी, अपरिमेय इरेशनल नंबर है हमारे। ठीक है, तो यहां पर हम लोग देखेंगे ये कि p बाई क्यू हमारा एक परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर है। 3 भी हमारी एक इंटीजर है, ये भी हमारा परिमेय संख्या है, और ये तो गुणा में लिखा है तो ये भी हमारा एक, ये कैसा बन गया, ये हमारा जो है एक परिमेय संख्या बन गई, परिमेय संख्या बन गई। ठीक है, जबकि √3 हमारी कैसी है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो ये तो गड़बड़ हो गया हमारे, इसके जो ये इक्वल का साइन होता है, जो बराबर का निशान होता है, इसके दोनों ओर जो होता है उनकी टोटल जो फाइनल में यूनिट आती है, मतलब उसकी जो मात्रा आती है वो सेम होनी चाहिए। अगर इधर किलोमीटर में है तो इधर भी किलोमीटर में होना चाहिए, इधर किलोग्राम में है तो इधर भी किलोग्राम में होना चाहिए, इधर परिमेय संख्या है तो इधर भी परिमेय संख्या होनी चाहिए। और आपका हमने पढ़ा है परिमेय संख्या प्लस माइनस परिमेय संख्या, हमारी परिमेय संख्या होती है। यदि परिमेय संख्या में कोई दूसरी परिमेय संख्या जोड़ेंगे या घटाएंगे तो हमारा परिमेय संख्या है, तो वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है। p बाई क्यू हमारा परिमेय संख्या है, 3 भी हमारी परिमेय संख्या है, जब प्लस माइनस करेंगे तो हमारी एक परिमेय संख्या आनी चाहिए, जबकि यहाँ पर हमारी एक अपरिमेय संख्या है। तो सिद्ध हो गया हमारा यहां से। तो यहां से हमारा ये हमारी एक परिमेय संख्या है, तो ये भी हमारी परिमेय संख्या होनी चाहिए। ठीक है, यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, अतः p बाई क्यू माइनस 3 इंटू 1/2 एक कैसी संख्या है, एक हमारी परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। इस प्रकार √5 भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि जो हमारा बराबर का निशान होता है उसके दोनों तरफ की यूनिट सेम होनी चाहिए।
अतः √5 भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए, लेकिन √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। यह विरोधाभास कॉन्ट्राडिक्शन, यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना या अवधारणा के कारण हुआ है। यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है। गलत कल्पना हमने ये की है कि √3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। अतः इससे हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय इर्रेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या है। समझ में आया आपको? क्वेश्चन हमारा दिया है सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय सिद्ध करना है, हमने मान लिया कि ये एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो 3 + 2 √5 अगर ये परिमेय संख्या है तो इसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है। यहाँ पर q 0 नहीं हो सकता, p व q में एक के अलावा कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड कामन नहीं होना चाहिए। अगर p व q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है तो इसको हम कह देंगे सह अभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर, ठीक है। तो इसको हमने क्या किया, 3 को उधर भेज दिया तो p/q -3, और ये गुणा में था तो इधर भाग में आ गया, ठीक है। तो ये यहाँ पर भाग में आ गया, ठीक है आपका। अब हमने आपको बताया था कि बराबर के इधर जो यूनिट होती है, जो इधर यूनिट होती है, बराबर के उधर भी वही यूनिट होनी चाहिए। तो p/q आपकी परिमेय संख्या है, 3 भी आपका इंटीजर है, ये भी परिमेय संख्या हो जाएगी क्योंकि 3 को 3/1 के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है। तो ये हमारी एक बन गई परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। लेकिन √5 हमारी कैसी संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। √5 हमारी एक अपरिमेय संख्या है। तो ये गड़बड़ क्यों हुआ कि इधर भैया आ गया परिमेय संख्या, इधर आ गया अपरिमेय संख्या। ये गड़बड़ इसीलिए हुआ क्योंकि हमने 3 + 2 √5 को एक परिमेय संख्या मान लिया है। वास्तव में यह एक अपरिमेय संख्या है, अतः इसको एक परिमेय संख्या है। इस प्रकार √5 भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए। क्यों परिमेय संख्या? क्योंकि बराबर है, जो इधर यूनिट होनी चाहिए वही इधर। लेकिन √5 तो एक अपरिमेय संख्या है, हमें पता है ना। यह विरोधाभास कॉन्ट्राडिक्शन हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है। अच्छा, अतः इससे हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि 3 + 2 √5 हमारी एक अपरिमेय संख्या है। समझ में आया आपको? इस प्रकार से आपको कोई भी क्वेश्चन आ जाए प्लस माइनस वाला, उसका कॉन्सेप्ट यही होता है। आप लोग 1-2 बार करिए, आपको समझ में आ जाएगा। एग्जाम में 4 नंबर का क्वेश्चन फिक्स होता है, चाहे ये आपका √5 वाला है या फिर आपका चाहे 3 + 2 √5 वाला है। एग्जाम में 4 मार्क्स एकदम फिक्स है, आना ही आना है। पहले चैप्टर से ये क्वेश्चन 4 मार्क्स का आता है, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। आप लोग इसको नोट डाउन कर लें अपने नोट्स में। ये चैप्टर हमारे यहीं पर समाप्त होता है। अगला जो हमारा चैप्टर है बहुपद पॉलिनोमियल, अगली वीडियो उसकी आएगी बहुपद पे। वो भी बहुत ही मजेदार आपका चैप्टर है, वो बहुत ही मजा आने वाला है उसमें। आप लोग इसके नोट्स बना लीजिए, आप लोग इसका प्रॉपर रिवीजन करिए। बहुत इजी है, इसमें कुछ है भी नहीं, लैंग्वेज वाला है थोड़ा सा। यदि आपको नंबर सिस्टम आता है तो आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट्स बॉक्स में बताएं, अपनी राय हमें दें। वीडियो में कुछ भी आपको कमी लगती है तो आप लोग वो हमें सजेस्ट करें कि भैया अभी ये कमी है, हम लोग उसको सुधारेंगे। आप लोग अपनी पढ़ाई करते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।